हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है नेशनल इनकम। इस चैप्टर को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो शुरू करते हैं। और बच्चों, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो शुरू करते हैं। फेज़ 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले आपको ये 4 टर्म्स समझना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। पहला, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ इंडिया का मैप नहीं है, बल्कि जहाँ तक हमारी शिप्स, प्लेन्स और एम्बेसीज काम करती है वो सब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकेंड, नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी उनका खाना कमाना सब इंडिया में हो। थर्ड, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स मेहनत की कमाई, जैसे सैलरी, रेंट, प्रॉफिट। ये नेशनल इनकम में ऐड होती है। ट्रांसफ़र इनकम मीन्स मुफ्त की कमाई, जैसे गिफ्ट, चैरिटी, स्कॉलरशिप। ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं ऐड करते हैं। फोर्थ, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ करे, जैसे ब्रेड जो हम खाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स जो आगे बेचने के लिए यूज़ हो, जैसे अगर हम ब्रेड को एक सैंडविच शॉप वाले को बेचें तो वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अब हम चलते हैं सेकंड फेज पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक सिंपल इकोनॉमी मीन्स 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में 2 लोग होते हैं। पहला हाउस होल्ड्स जैसे हम लोग, और फर्म्स जैसे कंपनीज। रियल फ्लो, हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज मीन्स लैंड, एंटरप्रेन्योर, लेबर, कैपिटल फर्म्स को देते हैं। बदले में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर हाउस होल्ड को देती है। इस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। अब आता है मनी फ्लो। फर्म्स काम के बदले फैक्टर पेमेंट जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देती है। हाउस होल्ड उस पैसे से फर्म से सामान खरीदते हैं और इस तरह से इकोनॉमी में इनकम का फ्लो होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? मनी फ्लो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेज 3, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के 3 गोल्डन रूल्स। अगर आपने ये 3 फॉर्मूलाज याद कर लिए तो नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। इन्हें कन्वर्जन रूल्स कहते हैं। पहला, ग्रॉस एंड नेट। जब आपको नेट फाइंड करना हो तो आप ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन की घिसावट का खर्च। दूसरा, डोमेस्टिक एंड नेशनल। जब आपको नेशनल फाइंड करना हो तो आप डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दीजिए। अब NFIA क्या है? NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी बाहर से आया पैसा माइनस बाहर गया हुआ पैसा।
थर्ड है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। जब आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी हो तो आप मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर दीजिए। NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी टैक्स माइनस सब्सिडी। अब पढ़ते हैं 8 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के वेरिएंट्स। ये ही पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जान है। इन्हें समझने के लिए बस अभी जो हमने 3 गोल्डन रूल्स, ग्रॉस एंड नेट, डोमेस्टिक एंड नेशनल और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को आपको दिमाग में रखना है। इन 8 टर्म्स को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल। तो पहले बात करते हैं डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। डोमेस्टिक एग्रीगेट देश की सीमा के अंदर, ये वो पैसा है जो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री के अंदर कमाया गया है, चाहे वो इंडिया ने कमाया हो या किसी विदेशी या फॉरेनर ने, बस वो कमाया गया हो इंडिया में। इससे हम फाइंड करेंगे GDP-MP, जिसे हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे बेसिक टर्म, एक साल में बनी सारी फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू। दूसरा GDP-FC, मार्केट प्राइस में से टैक्स NIT हटा दो तो फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है। बस आपको क्या करना है, जब आप GDP-FC फाइंड करेंगे तो आप वैल्यू रखिए GDP-MP और उसमें से माइनस कर दीजिए NIT। फिर आते हैं NDP-MP, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या करेंगे आप, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हटा दो, ठीक है। मतलब जब NDP-MP फाइंड करोगे तो आप डायरेक्ट GDP-MP की वैल्यू रखिए, उसमें से आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। फाइनल लास्ट में आता है आपका NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ये सबसे शुद्ध डोमेस्टिक कमाई है, ठीक है। सेकंड एग्रीगेट पे आते हैं नेशनल एग्रीगेट्स, हमारे लोगों की कमाई। ये वो पैसा है जो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया है, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में हो। इसमें हम फाइंड करेंगे GNP-MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें सिंपल सा है, डोमेस्टिक में बाहर से आया पैसा NFIA जोड़ दो, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट GDP-MP की वैल्यू रखो और देखो इसके अंदर, और उसमें ऐड कर दो NFIA, तो आपको क्या मिल जाएगा, GNP-MP। फिर आते हैं GNP-FC, नेशनल लेवल पर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो वही इसके अंदर आप GDP-MP की वैल्यू रखेंगे और NIT माइनस कर देना, ठीक है। फिर आएगा NNP-MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब इसके अंदर देखो, जब आप इसको GDP से कंपेयर करोगे तो इसमें क्या करेंगे, नेशनल वैल्यू जो होगी उसमें से माइनस कर देना डेप्रिसिएशन। आपको वही 3 गोल्डन रूल्स ध्यान रखने हैं बस। लास्ट में आता है आपका NNP-FC। NNP-FC इसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। अगर मैं एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाऊं तो मैं लिखूंगी NNP-FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू
GDP MP माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो ये आपका एक कंप्लीट नेशनल इनकम का फॉर्मूला बन जाएगा। अब नेशनल इनकम को फाइंड करने के 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड लास्ट वैल्यू एडिड मेथड। तो हम एक एक करके तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला है आपका इनकम मेथड। इसमें 3 तरह की कमाई को ऐड करते हैं। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कौन सा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये वो पैसा है जो मालिक यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। इसमें 3 चीज़ें शामिल है। पहला, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो सैलरी हमें मिलती है। दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वो सभी सुविधा जैसे फ्री घर, फ्री कार जो एक एम्प्लॉय को मिलता है। थर्ड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे PF में एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया हिस्सा। बच्चों ध्यान रखें, एम्प्लॉय का अपना PF कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो उसकी सैलरी का पार्ट है। तो इसमें सिर्फ आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही ऐड करेंगे। ठीक है। अब आता है सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये प्रॉपर्टी और बिजनेस से आने वाली इनकम है। इसमें 4 चीज़ें शामिल है। रेंट जो कि लैंड से मिलता है, रॉयल्टी जो कि राइट्स के थ्रू मिलता है, इंटरेस्ट जो कि कैपिटल के थ्रू मिलता है, प्रॉफिट जो कि बिजनेस से मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होता बल्कि उसके 3 हिस्से दिए होते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रॉफिट के 3 हिस्से? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। थर्ड है मिक्स्ड इनकम। ये उन लोगों की इनकम है जो अपना छोटा काम करते हैं। छोटा काम मतलब उनके छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस, शॉप्स वगैरह होती है, जैसे डॉक्टर का अपना खुद का क्लिनिक है, जर्नल स्टोर, ये सब। इनकी इनकम को रेंट, इंटरेस्ट और सैलरी में आप अलग अलग नहीं बांट सकते, मतलब उसको बांटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो अगर हम इनकम मेथड से इनकम, टोटल इनकम फाइंड करेंगे तो पहले तो हम उसको क्या बोलेंगे? NDPFC, क्योंकि इनकम मेथड से जो इनकम जनरेट होती है वो कौन सी होती है? डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम क्या बोलते हैं? NDPFC। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो किसके बराबर होता है आपका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा? NDPFC। और अगर आपको इससे नेशनल इनकम फाइंड करनी होगी तो आप सिंपल सा NDPFC के अंदर NFIA को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम, जो कि किसके बराबर है? NNPFC। ठीक है। नेशनल इनकम फाइंड करते टाइम आपको क्या नहीं ऐड करना, ये भी ध्यान दीजिए। पहला, ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम को मत ऐड कीजिए। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है? जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन या गिफ्ट, इनको हम जोड़ते नहीं हैं क्योंकि ये मेहनत की कमाई नहीं होती। दूसरा, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स जैसे लॉटरी या गैम्बलिंग की जीत से जो भी आपको पैसा मिलता है उसको भी हम नेशनल इनकम में नहीं गिनते। बच्चों फंडा सिंपल है, ये मेहनत की कमाई नहीं है। ठीक है। सेकंड हैंड गुड्स, जैसे पुरानी कार या घर बेचकर जो पैसा आया वो भी नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो उस साल की प्रोडक्शन नहीं है जब वो पहली बार सेल हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो जिस साल वो सेल हुआ होगा तब वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा
फर्स्ट मेथड इनकम मेथड फिनिश होता है। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? NDPFC इज इक्वल टू COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसका लॉजिक ये है कि जो भी इनकम जनरेट हुई वो कहीं ना कहीं खर्च ज़रूर हुई। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर निकलता है उसे हम GDP MP कहते हैं। बच्चों ये जो मैं साथ में आपको बोल रही हूँ ना कि इनकम मेथड से हम NDP FC फाइंड करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि तभी आप लास्ट में नेशनल इनकम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी इनकम जो भी आंसर आपको मिलेगा, जो भी इनकम आपको जनरेट होगी उसको क्या बोलोगे आप? GDP MP। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, सरकार यानी कि गवर्नमेंट, परिवार और बिजनेस मिलकर 4 जगह पर खर्च करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन सी है 4 चीज़ें। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोबारा बोल रही हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हम जैसे हाउस होल्ड जैसे परिवार का खर्चा है जो कि खाना, कपड़ा, रेंट आदि पे खर्च किया जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार जो खर्चा करती है जैसे पुलिस, डिफेंस, स्कूल्स और रोड्स की मेंटेनेंस पर, वो सारे खर्चे कौन से होंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों ये इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी, वर्डिंग पर ध्यान दें। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में लेते हैं। पहला, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों ध्यान देना, मैंने 3rd पॉइंट में बोला था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे हम ऐड करते हैं तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स जुड़ रहे हैं। कौन कौन से? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जैसे मशीन खरीदना या बिल्डिंग बनाना, और दूसरा कंपोनेंट है इसी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नेट दिया हो, जैसे कंपोनेंट क्या होना चाहिए था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो पहले उसमें से आप डेप्रिसिएशन जोड़कर, ठीक है, नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ दोगे तो आपको क्या बन जाएगा? ग्रॉस। ठीक है, उसी के बाद आप GDP MP तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर भी बना दूंगी ताकि वहाँ आपको मैं और डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है, इसका 4th कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ध्यान देना, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो ये माइनस में आएगा, मतलब वो नेट इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले की तरह अब एग्ज़ाम्स में देखो कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट नहीं देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की जगह पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए और सेपरेट वीडियोस में चीज़ें लाऊंगी, ये एक मैं कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हमें फाइनल फार्मूला निकालना हो तो वो क्या होगा? GDP MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लास्ट
वैल्यू एडिड मेथड पे। इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसका लॉजिक ये है, जैसे एक चीज़ जब बनती है तो हर स्टेज पर उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, हम उसी बढ़ी हुई वैल्यू यानी कि वैल्यू एडिड को जोड़ते हैं। इस मेथड से जो भी रिजल्ट निकलता है उसे हम GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस या GDPMP कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड से और वैल्यू एडिड मेथड से आपको क्या मिलता है? GDPMP। ठीक है, इसके फॉर्मूले को हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला वैल्यू एडिड, जब आपको वैल्यू एडिड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? इसका मतलब है कि टोटल कितने का सामान बना। अगर सारा सामान बिक गया तो यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर कुछ सामान बच गया, तो अगर कुछ सामान बच गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और हमने पढ़ा था चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा इसके अंदर है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वो खर्चा है जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल खरीदने में हुआ होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई मशीन खरीदी है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगी बच्चों, वो इन्वेस्टमेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स में सिर्फ रॉ मटेरियल जुड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2 फाइनल कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? इसके अंदर पूरी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो जब आप टोटल GDPMP निकालोगे वैल्यू एडिड से, तो आप क्या करोगे? GVA ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVA ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVA ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल GDPMP। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जिसका क्वेश्चन रेज होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट 12th एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। मतलब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे है कि अगर हम किसान को गेहूँ, अगर मतलब जो भी किसान ने गेहूँ उगाया उसकी वैल्यू को जोड़ दे, और जो बेकरी वाले को हमने ब्रेड बेची उसकी वैल्यू को जोड़ दे, तो जो गेहूँ है उसकी वैल्यू हमने 2 बार जुड़ गई, उसको हमने 2 बार जोड़ दिया। देखो, एक तो जब हमने किसान से लिया उस गेहूं की कीमत ले ली, और फिर हमने ब्रेड लिया तो ब्रेड की भी पूरी कीमत जोड़ दी, जबकि उस ब्रेड के अंदर उस गेहूं की कीमत ऑलरेडी जुड़ी हुई थी। तो वो होती है आपकी डबल काउंटिंग। उसका सल्यूशन क्या है? इससे बचने के लिए या तो सिर्फ फाइनल आउटपुट यानी कि ब्रेड की वैल्यू को लो, या फिर हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिड लो। मतलब जो भी फाइनल गुड होगा उसमें से इंटरमीडिएट को माइनस करते जाओ तो वैल्यू एडिड आती जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपके पहले 2 टॉपिक हुआ करते थे, एक पर्सनल इनकम और एक डिस्पोजेबल इनकम। वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन अब जो आपके सिलेबस में उसकी जगह पर जो पूछा जाता है वो है रियल फ्लो ऑफ इनकम। क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा अब रियल फ्लो ऑफ इनकम में आपके 2 टर्म्स होती है, रियल GDP और नॉमिनल GDP। अब एग्ज़ाम्स में इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो नॉमिनल GDP और रियल GDP क्या होता है? नॉमिनल GDP जब हम प्रोडक्शन को आज के रेट यानी कि करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, इसमें महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूड होती है। भाई करंट प्राइस के अंदर तो कितना महंगाई बढ़ गई है वो इंक्लूड होगा। और दूसरा होता है रियल GDP, जब हम प्रोडक्शन को एक पुराने साल यानी कि बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। ये जो रियल GDP में ये जो बेस ईयर होता है ये असली ग्रोथ को दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसमें महंगाई का असर नहीं होता है, क्योंकि पिछले साल का दिखा रहे हैं ना हम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रियल GDP
इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर टोटल इंटू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। ठीक है, अब देखो इन तीन वैल्यू से आप कोई कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकते हो भाई। इससे नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हो आप, प्राइस इंडेक्स या डिफ्लेटर भी निकाल सकते हो और रियल जीडीपी भी निकाल सकते हो। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो प्राइस इंडेक्स होता है, इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, उसे हम 100 मानकर चलते हैं बेस ईयर के लिए, ताकि वो चेंज ना हो सके और एक हमें एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाए। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन रेज होता है जो कि जीडीपी और वेलफेयर से मिलकर बनता है कि इसमें मतलब एक थ्योरी क्वेश्चंस बना देते हैं जब जीडीपी और रियल जीडीपी मतलब जीडीपी डिफ्लेटर के साथ में, कि इज जीडीपी या ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, क्या मतलब जीडीपी ही एक सही इंडिकेटर है वेलफेयर के लिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि जीडीपी बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं कि देश खुश है। देखो, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पैसा सिर्फ अमीरों के पास ही जा सकता है। ठीक है, दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जैसे घर का काम, हाउसवाइफ का जो वर्क होता है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। हाउसवाइफ भी तो सारा दिन काम करती है, लेकिन उसके काम को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं डिवाइड किया जाता है। तीसरा एक्सटर्नलिटीज़, जैसे फैक्ट्री ने प्रोडक्शन बढ़ाई मतलब उससे जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन पॉल्यूशन भी तो हुआ, तो वेलफेयर तो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीडीपी ही एक ट्रू इंडिकेटर है वेलफेयर के लिए। ठीक है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक इसमें और आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब क्या बाहर से आने वाली गिफ्ट मनी नेशनल इनकम में ऐड होगी। तो अभी आपको मैंने बताया था, जब इनकम मेथड जब मैंने आपको कराया था तो आपको उसमें मैंने बताया था कि क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या चीज़ नहीं ऐड करनी है। तो आई होप अगर आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या बाहर से आने वाली गिफ्ट मनी नेशनल इनकम में ऐड होगी। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप चाहते हैं कि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जो कि मैं GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको और भी किसी पॉइंट के लिए एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चैप्टर को ध्यान से सुनें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बस समझना बहुत ज़रूरी है।